क्या दोस्तों आप जानते हैं कि मुगल जो सम्राट हुआ करते थे वो सिर्फ ताज पहन के राज नहीं करते थे, बल्कि हर वर्ष नए नए जो है कि मिलिट्री कैंपेन किया करते थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है अपने राज को बढ़ाना या कुछ और? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुखतार सिंह। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों आज की क्लास का जो एजेंडा या बिजनेस रहने वाला है जो आज की क्लास का एजेंडा रहने वाला है वो है मुगल मिलिट्री कैंपेन। यानी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल के सैन्य शक्ति का जो विभिन्न अभियान चलाए, विभिन्न राज्यों को कैप्चर करने का वो उनकी रणनीति क्या थी। क्या वो सभी राज्यों पे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया या इसके परे वो कुछ दूसरी स्ट्रेटजी को भी अपनाए, जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे वो अपना एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया और भारतीय इतिहास में एक नई राजनीति का दौर शुरू हुआ। एक उनका अपना इतिहास का दौर रहा है और उन्होंने इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं सब चीजों को दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आपको सभी कुछ क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आई होप सब कुछ विजुअल होगा। मैं देख लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि मुगल जो साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का जो फर्स्ट रूलर था, वो जो जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसके बारे में देखते हैं वो कौन था, मुगल कहाँ से आए थे। ये हमने लास्ट वन वीडियो में आपको बताया था और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि मुगल जो है कि मंगोल शब्द से बना है, लेकिन वो उस पे ज्यादा अपने आप को मतलब कि वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो तुर्की मतलब कि तुर्क और जो है कि जो तैमूर की डायनेस्टी थी उस पे ज्यादा वो तवज्जो दिया करते थे। इन सब चीजों को हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, तुर्क मुसलमान हुआ करते थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दोस्तों बताया था। आज हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में। मैंने थोड़ा सा लिख दिया, टाइम टेकिंग कम कर लिए। ठीक है, जैसे बाबर थे, बाबर 1526 से 1530 तक जो है कि भारत में इसका शासन पीरियड था। 1530 से लेकर के 1526 से 1500। ठीक, तो दोस्तों वो जो है कि 1494 में फरगना में जो है कि 12 वर्ष की उम्र में वहां का शासक बनता है। कब? 1494 में। ठीक है, जैसे ही वो शासक बनता है कुछ वर्षों बाद जो है कि कुछ वर्षों बाद जो है कि उसके ही दूसरे मंगोल शासक के द्वारा, जो जिसको उज्बेक के नाम से जानते हैं, उसको वहां से खदेड़ दिया जाता है। फिर वो कई वर्षों तक जो है कि इधर उधर भटकता रहता है और 1504 में वो जो है कि काबुल पे कब्जा करता है। कहाँ पे? 1504 में। 1504 में जो है कि वो काबुल पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि उस समय भारत का जो उसमें जो दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था, दिल्ली जाना कहना उचित होगा, जहाँ जो नॉर्थ इंडिया यानी आज दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। देखिए किस्मत कैसे आपकी पासा पलट देता है। यानी भारत में क्या चल रहा था, इसके खुद के जो अपने चाचा थे, अंकल जी थे, उनका नाम था आलम शाह लोदी। आलम शाह लोदी। और जो है कि एक पंजाब का गवर्नर था। कौन? पंजाब का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी कौन था? ये जो है कि दौलत खान लोदी ये पंजाब का गवर्नर था। क्या था? पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। तो इन दोनों ने जो है कि इब्राहिम लोदी के शासन पीरियड से, यानी उसके जो है कि सुल्तान बने रहने से इनको जो है कि नाराजगी थी। ये भी चाहते थे दिल्ली का सुल्तान बनना, यानी इनके अंदर ही महत्वाकांक्षा थी दिल्ली का सुल्तान बनने का। तो होता यह है कि वो इब्राहिम लोदी के रहते हुए ये तो सुल्तान बनने से रहे, तो ये क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करते हैं। और वो थर्ड पार्टी कौन था? बाबर था। और बाबर
कई सालों से बेचारा इधर उधर टहल रहा था कि कहीं भी उसको कहीं से अस्थायी शासन करने का मौका मिल जाए या फिर उसका अपना कोई राज मिल जाए, जिससे वो अपने अ, उज्बेक को यानी अपने फरगना को मतलब कुछ ऐसे वेल्थ मिल जाए, सहन शक्ति मिल जाए कुछ उसको, जिससे वो फरगना को जो है कि पुनः स्थापित कर ले, पूरा उस पर जो है कि कब्जा कर ले। लेकिन जब इसको भारत से ऑफर आता है कि आप आइए इब्राहिम लोदी को हराइए, उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ का सुल्तान बनना चाहते, तो उसको लगा कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, यहाँ के कुछ ट्रेजरीज को दे दिया जाएगा, पैसे दिया जाएगा और यहाँ से पुनः होके फरगना चला जाएगा। लेकिन बाबर के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। होता यह है कि बाबर भारत पे आक्रमण करता है और आक्रमणकारी के रूप में नहीं बल्कि एक शासक के रूप में। किसके दोस्तों? शासक के रूप में यहाँ पे आता है, मतलब आक्रमण आक्रमण करता है। इन लोगों को लगता है कि लूटपाट करके ये चले जाएंगे। मंगोल है, सदियों से आक्रमण होता था, आक्रमणकारी थे, यहाँ के ट्रीजी पे उनका हमेशा निगाह रहता था। लगा ये लोग आए आक्रमण करके चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है। होता क्या है? ये होता है कि जब बाबर यहाँ पे आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद वो जो है कि उसके अंदर महत्वाकांक्षा, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ की जो है कि इतने फर्टाइल लैंड को देखता है, उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा जागती है, क्यों ना मैं आक्रमणकारी के रूप में नहीं, मैं अब यहाँ का शासक बनना चाहता हूँ। और दोस्तों पहली लड़ाई लड़ता है भारत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत का अपने आप में यही योगदान है। जब भी बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई दोस्तों, हमेशा सत्ता का परिवर्तन हुआ है। किसका? राजनीति जो स्वरूप होता है वो नॉर्थ इंडिया का बदल जाता है, नए सत्ता का स्थापना होती है। इन सभी चीजों के कारण जो है कि दोस्तों बैटल ऑफ पानीपत का इतिहास में अपना अलग योगदान और अपना अलग पहचान रखता है दोस्तों। ठीक है, अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताया, आई होप सब कुछ क्लियर हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये जस्ट कहानी है, इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये कहानी है, बस कहानी जैसे इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, ठीक है। आई होप अब बातें आपको क्लियर होगी। 15 जो अब होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाबर के विरुद्ध में रहता है कौन? इब्राहिम लोदी। कौन है? ये सब मैंने लिखा है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? कौन था इब्राहिम लोदी? दिल्ली का सुल्तान हुआ करता। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था दोस्तों। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के इसके 4 योगदान है। पहला, यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होने से पहले दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। 1526 में जो लंबे समय से लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ इंडिया में अपना शासन स्थापित किया था, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है कि दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। उसका नाम था मुगल साम्राज्य, यानी मुगल डायनेस्टी का स्थापना होता है और दिल्ली सल्तनत को टाटा बाय बाय हो जाता है। आता है अब बाबर टर्न आता है। अब उसके बाद जो है कि ये अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और दोस्तों बाबर जब फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ रहा था, उसमें इन्होंने भारत में पहली बार तोपखानों का प्रयोग हुआ करता था, आर्टिलरी का प्रयोग हुआ, मशीन जो एक फायर गन होता है, गन पाउडर, इन सभी चीजों का दोस्तों पहली बार भारत के जो बैटल हुआ करते थे उसमें उपयोग हुआ करता था। यानी अब भारत का जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का स्ट्रेटजी था उसको टाटा बाय बाय किया और नए वॉरफेयर स्ट्रेटजी को यह एंट्री करता है। और इसी की वजह से कहीं न कहीं जो बाबर का यानी मुगल साम्राज्य को एज मिलता है। उसके बाद देखेंगे बाबर हर वर्ष, मैंने कहा ना कि हर वर्ष नए नए कैंपेन किया करते थे। क्या इनका सिर्फ और सिर्फ कैंपेन करने का ही मुख्य लक्ष्य था या फिर राज्य का विस्तार या कुछ और था? ये मैंने शुरू में बताया था आपको। फिर होता क्या है दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ इन्होंने पानीपत लड़ा, इब्राहिम को परास्त करते हैं और इब्राहिम और नई राजनीतिक स्वरूप, मतलब इब्राहिम को परास्त करते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, राजनीतिक स्वरूप बदल जाता है क्योंकि इसमें जो है कि नए जो है कि रणनीति स्ट्रेटजी का प्रयोग होने लगा था और ट्रेडिशनल वॉरफेयर को हम लोग ने एक साइड उस समय से उस लड़ाई से साइड हो गया। ठीक है, अब बैटल ऑफ हम
कुछ देख लेते हैं बाबर के सैन्य शक्ति अभियान को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं बैटल बाबर ने और कौन कौन से बैटल लड़े थे। यानी वो जो है कि 1527 में 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ता है। कौन सा? बैटल ऑफ खानवा। उसमें जो है कि राणा सांगा को परास्त करता है और इसी में दोस्तों जो है कि ये जिहाद का नारा देता है। किसका? जिहाद का नारा देता है। तो ये बात याद रखेंगे। और वो जो है कि 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ता है, जिसमें मेदिनी राय को टाटा बाय करता है, यानी मेदिनी राय को परास्त करता है। एक बात हमेशा नोट रखेंगे दोस्तों, जब भी मुगल साम्राज्य को अगर पूछा जाए, मुगल साम्राज्य को किनसे जो है कि हमेशा इन्वेजन का डर बना रहता था, तो पहला था दोस्तों अफगानों से। किससे? अफगानों से। और दूसरा था, जो दूसरा मंगोल हुआ करते थे, उज्बेकों से। किससे? इन दोनों से हमेशा जो है कि शुरुआती दौर में जो है कि मुगलों को जो है कि हमेशा डर बना रहता है। और 1529 में देखेंगे बैटल ऑफ घाघरा में कंबाइंड फोर्सेस ऑफ जो है कि दिल्ली बंगाल के सुल्तान अफगानों को जो है कि ये परास्त कर देता है। और यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य का किरदार। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य के जो है कि यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है कि यहाँ का जो शासक बनता है क्या बोलते हैं, हुमायूं बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हुमायूं बनता है। अच्छा, पहले हुमायूं पे चले उसके पहले हमको एक बात और समझ लेना है। जिस समय मुगल जो है कि अपने साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रहे थे, उस समय भारत में चुनौतियां और कौन कौन से थी? तो भारत में जो है कि चुनौतियां हुआ करती थी वो ईस्ट की तरफ। आपने सुना होगा अहोम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी दोस्तों? अहोम डायनेस्टी थी, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी। कहा जाता है कि मुगलों ने इन्हें कभी परास्त नहीं कर पाया था जब तक लचित बोरफुकन उसका सैन्य कमांडर इन चीफ हुआ करता था। अहोम डायनेस्टी कहाँ? आज के आसम वाले रीजन में। ठीक है, ये ईस्ट वाले रीजन में इनको चुनौती थी। आप पश्चिम में देखेंगे सिखों का, औरंगजेब हमेशा इसे संघर्ष करता रहा। औरंगजेब की वजह से यहाँ अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मेवाड़ वाले जनवे में। कहाँ पे? इधर वेस्ट की तरफ देखेंगे आप, इस तरफ मेवाड़ में आज का मेवाड़ मतलब आज का जयपुर। और दूसरा मारवाड़, यानी आज का जोधपुर। ठीक है, इन सभी चारों जो कि भारत के प्रांतीय राज्य या प्रोविंस यानी जो राजा हुआ करते थे, इनसे जो है कि इनको हमेशा खतरा बना रहता है। एक सिखों से, मेवाड़ यानी आज का जयपुर का जो उसमें राजपूत थे, मारवाड़ के जो राजपूत थे, इनसे जो है कि ये जो है कि मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ऐसा समझेंगे। यानी ये मुगलों के लिए चुनौती थी उस समय। तो इन सभी चीजों को दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट वन वीडियो में जब लोग मिलेंगे तो उसमें से थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करेंगे। किस बात की चर्चा करेंगे? यानी इसको थोड़ा सा और डिटेल्स क्या देखना है? अहोम डायनेस्टी का आप देखेंगे नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 7 में दिया है। जोधपुर में देखेंगे इनकी क्या रणनीति। दोस्तों बता देता हूं, अकबर जो है कि सभी जो है कि यहाँ के जो इंटरनल राजपूत यानी यहाँ के राजपूत से, वो अकबर की बहुत अच्छी रणनीति सुलह एक कुल की राजनीति, यानी हर एक धर्मों का सम्मान करना है। क्योंकि मैंने शुरुआत में इस चैप्टर में बताया था, भारत में जो है कि एक ऐसी डाइवर्सिटी इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखता है कि थोड़ी दूर जाते हैं यहाँ के लोगों की भाषा बदल जाती है, पहनाव बदल जाता है। यानी रिच डाइवर्सिटी रीजन है। यहाँ की कल्चर, लैंग्वेज, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे, भौगोलिक स्थिति पे उनका डिफरेंट कल्चर है। तो वहां पे जो है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से, सैन्य अभियान के माध्यम से शासन हम ज्यादा दिन तक तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दोस्तों एक नए स्ट्रेटजी को अपनाया था,
जो आप कभी मौर्य साम्राज्य पीरियड में पढ़े होंगे, जो बिंबिसार किया करता था दोस्तों। तो दोस्तों यही है भारत का इतिहास, जो आज मुगल कर रहे थे वो हजारों वर्ष पूर्व जो है कि मौर्य साम्राज्य में दोस्तों वो स्ट्रेटजी अपना चुके थे। तो इन्हीं सब चीज को लिंक करके समझना है कैसे कैसे पॉलिटिकल चेंजेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक कौन सा चेंजेज आ रहा है, अब जब जब नई राजनीतिक व्यवस्था आती है उसमें सोसाइटी में कैसा चेंज आ रहा है, इनकी इनकी नजरिया क्या थी रूरल एरियाज को लेकर, इनकी कैसी पॉलिसी थी। जब इन सभी चीज को देखते हैं तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको पूरे इतिहास को थोड़ी देखने का नजरिया बदल जाता है दोस्तों। इन्हीं इन्हीं सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वन क्लास में और गहराई से बात करेंगे। नेक्स्ट वन क्लास में हम लोग देखेंगे हुमायूं, बाबर के बारे में बता दिए, हुमायूं को देखेंगे, अकबर को देखेंगे, जहांगीर को देखेंगे, शाहजहां को देखेंगे, औरंगजेब को देखेंगे। इन सभी चीज पे अगली क्लास हमारा मेन फोकस रहने वाला है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों इससे बड़ी चीज है अभी जो अपने नियर एंड डियर में अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करें जो आपके नियर एंड डियर हैं। हमारा भी परिवार जिससे हमारा और आपका नाता था वो गहरा हो, परिवार लंबा हो, और ये हम लोग अपने एक नए इकोसिस्टम, एक नए स्टोरी जो है कि नॉलेज को इनहेंस करें, और अपने इनलाइटनमेंट की, अपने मतलब ज्ञान के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। जब बड़ी कम्युनिटी होंगे, बड़े लोग अच्छे और सारे लोग जुड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। इन सभी की वजह से दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।